हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जी मैं भी अच्छा हूँ, बस आपका आशीर्वाद है। ऐसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि जो हमारा भारत देश है वो अर्थव्यवस्था में चीन की बराबरी नहीं कर पा रहा है। आखिर क्यों हम चीन को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। चीन क्यों और कैसे भारत से कोसों आगे निकल रहा है। क्या हो सकता है रीजन। सोचिए, चीन के लोग अपने देश में हर वो चीज तैयार करते हैं दोस्तों जो हमारी जरूरत होती है, और फिर वो उस प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में बेच देते हैं। क्या इसके पीछे सिर्फ भारत की सरकार जिम्मेदार है, या जिम्मेदार हैं साथ में हम और आप भी। जी हाँ, सोचिए। देखिए दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय में भारत चीन से प्रति व्यक्ति आय के मामले में बहुत आगे था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं बात कर रहा हूँ 1978 की, जब चीन ने आर्थिक सुधार की शुरुआत की तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय 155 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय तब थी $210। भारत में तब कहीं ज्यादा समृद्धि थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 1 अक्टूबर 2019 को चीन में कम्युनिस्ट शासन के 70 साल पूरे हुए। इन 70 सालों में चीन ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हकीकत ये भी है कि 40 साल पहले का चीन भारत से कहीं ज्यादा करीब था। उसकी आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी, व्यवस्थाएं हिली हुई थी, देश में गरीबी थी और बड़ी आबादी बहुत बुरे हाल में रहती थी। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बात कहती है कि उस समय चीन भारत से 26% ज्यादा करीब था, लेकिन 1978 के बाद चीन में तेजी से बदलाव आने लगा। अब वो दुनिया की सेकंड बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। चीन के लोग भारत से 5 गुना ज्यादा अमीर हो चुके हैं। साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1978 के बाद चीन ने एक साथ कई सारी फील्ड्स में सुधार के प्रोग्राम शुरू किए। इसके तहत चीन ने जहां एक तरफ उत्पादन और उद्योग धंधों में विकास का काम तेजी से शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ भूमि सुधार, शिक्षा व्यवस्था में विस्तार और जनसंख्या नियंत्रण के कदम भी उठाए। और इस तरह चीन की सरकार ने बहुत सारे ठोस कदम उठाए। लेकिन चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे चीन बना दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली देश। 18 दिसंबर 1978 में हुआ चीन का नया जन्म। दोस्तों, ये दिन चीन के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उस दिन चीन के प्रमुख नेता डेंग शाओपिंग ने जवाब दिया। बीजिंग में उस दिन कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में उनके विकासशील प्रोग्राम और आर्थिक सुधारों को लागू करने का फैसला लिया गया। इस तरह उस दिन एक अलग चीन का जन्म हुआ। ये पूरे चीन के देश के लिए दूसरी क्रांति थी। डेंग खुद को लो प्रोफाइल में रखते थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान चीन की अर्थव्यवस्था को तेजी पर लाने में था। उस दिन पूरे चीन में जश्न मनाया गया और लोग खुशी मनाते हुए, जश्न मनाते हुए सड़कों पर आ गए। इसके 40 साल बाद आज चीन में सब कुछ बदल चुका है, जिसके बाद से चीन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चीन के नेताओं ने केंद्रीय नियंत्रण वाले नेतृत्व पर जोर दिया, जिसकी वजह से स्थानीय सरकार, निजी कंपनियां और विदेशी निवेशकों के बीच बढ़िया तालमेल बना। चीन के बाजार सामानों से भरे हुए नजर आते हैं और आज चीन की जीडीपी आसमान छू रही है। चीन के बाजारों में दुनिया के सबसे बेहतरीन लग्जरी सामान बेचे जाते हैं। आज की तारीख में चीन दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। जीडीपी के आकार के मामले में ये दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों। पहले नंबर पर है अमेरिका, जबकि विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में दुनिया में तीसरे नंबर पर चीन है। अब तो पूरी दुनिया ये बात मानने लगी है कि चीन मौजूदा समय में मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। जी जिनपिंग ने चीन की अर्थव्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सुपर पावर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो डेंग की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था को खोलना और आर्थिक सुधार जैसे कदम शामिल हैं। इसके लिए उसने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए चीन ने दक्षिणी तटीय प्रांतों को चुना। चीन का जो विदेशी व्यापार है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। 2019 तक वो विदेशी व्यापार के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं, 1978 में चीन ने पूरे साल में जितना व्यापार किया था, अब वो उतना सिर्फ 2 दिन में कर लेता है। यस, 2 दिनों में। सही सुन रहे हैं आप। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी 1.5 ट्रिलियन के करीब थी, जबकि चीन की जीडीपी की स्थिति 60 ट्रिलियन है। चीन की अर्थव्यवस्था हमसे कम से कम 4 गुना ज्यादा बड़ी है दोस्तों। और दुख की बात तो ये है कि चीन और तेजी से बढ़ रहा है, पर भारत फिलहाल अभी चीन की बराबरी करता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। चीन भारत की तुलना में कहीं ज्यादा सामान का उत्पादन करता है। आप जानते हैं, चीन की जो लेबर है ना, वो भारत की तुलना में 1.6 गुना ज्यादा उत्पादन करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि एक देश के तौर पर चीन की उत्पादकता भारत की तुलना में 60% ज्यादा है। यस, 60%। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, भारत के आजाद होने के 2 साल बाद ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। 50 और 60 के दशक में भारत जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में चीन से लगातार आगे रहा, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की है और चीन की $9 ट्रिलियन है।
दोस्तों चीन कैसे दूसरे देशों में जाकर उनका बिजनेस हथिया लेता है, उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दीपावली। अब आप देखेंगे तो दीपावली की रात दिए नहीं जगमगाते, हर तरफ जगमग करती है बिजली की लड़ियां। आप देखते हैं झालर वगैरह आपको दिख जाती है, चाइनीज आती हैं, ये सारी की सारी चीन में बनती है। आतिशबाजी का सामान भी चीन से आने लगा है और यहाँ तक कि गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी। दीपावली में हमारी लक्ष्मी पूजन से चीन का यू शहर उतना ही खुशहाल होता है। इस शहर के लोग सिर्फ दीपावली का सामान ही नहीं बनाते बल्कि होली की पिचकारियां बनाकर भी भारत भेजते हैं। दोस्तों चीन दुनिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है जिसमें है करीब 7.5 लाख दुकानें। यस, और तो और इन दुकानों में सिख गुरुओं के शब्द की किताबें भी मिल जाती हैं। यहाँ कुरान शरीफ की आयतें भी मिलती हैं और सेंटा क्लॉज भी। चीन में धंधे का एक ही फॉर्मूला है, वो कोई भी सौदा नहीं छोड़ते और किसी भी सौदे में नुकसान नहीं उठाते। वो हर रेट का माल बनाते हैं, अच्छा भी और सस्ता भी और उसके साथ ही घटिया भी। यही वजह है कि 2011 में करीब 40,000 भारतीय बिजनेसमैन यहाँ आए, जबकि 2013 में 3,60,000। भारत ही नहीं दुनिया भर के व्यापारी यहाँ पहुँच रहे हैं। भारत से यहाँ आने वाले बिजनेसमैन की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक पूरी सड़क इंडियन रेस्टोरेंट और होटल से भरी हुई है। चीन ने पहले फैक्ट्रियां बनाई, फिर उत्पाद को बेचने की ये व्यवस्था की। अब इम्पोर्टरों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और फैक्ट्री मालिकों को भी खरीदार ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों फ्रेंड्स, चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर बसे यूई शहर में भारत से बड़ी संख्या में बिजनेसमैन आने लगे हैं। इससे कंपटीशन बढ़ा है और इन व्यापारियों का मुनाफा हाल के दिनों में कम हो गया है, लेकिन व्यापारियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और भारत जैसे देशों में उत्पादन कम हो रहा है। यही चीन की सोच थी। यूई शहर चीन के विकास की पूरी कहानी बताता है। दोस्तों चीन ने विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। यह इकोनॉमिक जोन चीन के विकास में तुरुप का पत्ता साबित हुए। भारत की तरह ना तो इसका प्रस्ताव कहीं सांसद या किसी संसदीय समिति में अटका और ना ही इसके लिए भूमि अधिग्रहण की कोई समस्या आड़े आई। उजाड़े हुए लोगों के पुनर्वास के बारे में अक्सर सोचा ही नहीं जाता। बीजिंग ओलंपिक से पहले शहर के आसपास बसे सैकड़ों गांवों को रातों रात हटाया गया। चीन के विकास का यह दूसरा पहलू है जिसमें विरोध और बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। चीन की राजनीति ने विकास के आगे विरोध और बहस को दरकिनार कर दिया। दोस्तों चीन का कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 30,000 हेक्टेयर से छोटा नहीं है। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में दुनिया भर के उद्यमियों को अपनी ओर खींचा है। यहाँ तक कि भारत के कई बिजनेसमैन ने वहाँ अपनी फैक्ट्रियां चलाई हैं। चीन सरकार ने अपने सबसे चर्चित बांध को बनाने का ऐलान 1994 में किया था फ्रेंड्स, और 4 जुलाई 2012 को इस परियोजना से बिजली पैदा होनी शुरू हो गई। इसके लिए 13 बड़े शहर, 140 कस्बे और 1600 गांव खाली करवा दिए गए। इसके निर्माण के दौरान पर्यावरण से जुड़े सवालों को दरकिनार कर दिया गया। जबकि भारत में नर्मदा बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1979 में और काम पूरा कब हुआ? 2006 में। इस दौरान बांध की ऊंचाई व जगह के सवालों को लेकर लगातार काम रुकता रहा। दोस्तों आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार चीन भारत से आगे क्यों निकला? तो चलिए अब बात करते हैं इस पर। यहाँ भाई इसके पीछे की एक वजह वहां की लेबर मानी जाती है। अर्थशास्त्री इसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। 1980 में जब चीन ने आर्थिक बदलाव शुरू किए तब वहां की साक्षरता करीब 65% थी और इतने ही एजुकेटेड होने के साथ साथ काम में भी चीन की महिलाओं की भागीदारी 74% है, जबकि भारत में सिर्फ 34% है। निवेशकों के लिए इससे भी बड़ी बात यह थी कि यहाँ ना तो हड़ताल होती है और ना ही कोई यूनियनबाजी। ये हाल उस देश में है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। यहाँ के बहुत से श्रम कानून निवेशकों के लिए नरम है तो श्रमिकों के लिए सख्त। मानव विकास के सभी पैमानों पर चीन ने पिछले कुछ साल में काफी तरक्की की है दोस्तों। इन्हीं नियम कायदों की वजह से चीन दुनिया भर की आज फैक्ट्री बन चुका है। कुछ लोग चीन और भारत की तुलना को अलग ढंग से देखते हैं और कई लोगों का यह मानना है कि भारत का लोकतंत्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज नहीं तो कल लोकतंत्र के सहारे भारत चीन से आगे निकल सकता है। हालांकि ये नहीं है कि चीन की अपनी कोई बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ जनता के पास बहुत सीमित आजादी है। लोग अपनी पसंद का नेतृत्व नहीं चुन सकते। निष्पक्ष न्यायपालिका जैसी कोई चीज चीन में नहीं है। चीन में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई जा सकती। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं है कि चीन से सीखने लायक कुछ भी नहीं है। हर चीज के दोस्तों दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कोशिश कीजिए हर चीज से उसकी कुछ पॉजिटिव चीजें सीखने की। दोस्तों हमारे देश और यहाँ के लोग अगर चाहें तो किसी भी देश को बीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है हमारी शॉर्ट टर्म बेनिफिट मेंटालिटी। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमें क्या फायदा हो रहा है। लोगों को देश से पहले अपने फायदे नजर आते हैं। अगर यही मेंटालिटी आगे भी चलती रहे ना तो फिर जो हाल आज है वही हाल कल भी रहेगा। कुछ नहीं बदल सकता और अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले आपको अपने आप में बदलाव लाना होगा। इस देश के बारे में सोचना होगा। और एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है कि 1978 में जब चीन ने आर्थिक सुधार की शुरुआत की तो वहां प्रति व्यक्ति आय
155 अमेरिकी डॉलर्स थी, जो कि मैं आपको सबसे ऊपर बता चुका हूं पहले। और भारत की आय प्रति व्यक्ति उस टाइम थी 210 डॉलर्स। सिर्फ 42 सालों में चीन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हम यहाँ पर अपने देश को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, बस उन कमियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे सुनकर समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे तो आज हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो चीन नहीं कर सकता। बहुत आगे जा सकते हैं, बस जरूरत है सोच की। सोच बदलो, देश खुद ब खुद बदल जाएगा। दोस्तों, आपके हिसाब से हमें चीन से आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि देश का हर नागरिक एक बेहतर भारत बनाने के लिए सिर्फ सरकार को दोषी ठहराने के बजाय अपना भी योगदान दे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें और आप उन वीडियोस को देख सकें। हम मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।